ऋतु चक्र का सिलसिला ये मुड़ता है आपके फॉरेन टूर के तरफ, लेकिन फॉरेन टूर से पहले एक जो हमने फॉरेन टूर का आपका एक्सपीरियंस मिस किया है वो है एडिनबर्ग के फेस्टिवल का, उसके बारे में हमें बताएं। ये हुआ था 69 में एडिनबरो में ये हुआ था और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल ऑफ द आर्ट्स ऐसे करके कैंप था। तो ये भी गोपी जी ने ही मुझे भेजा, ना कि मुझे पूछा कि तुम जाना चाहती हो या कुछ, ना मेरे माँ पापा को पूछा, ऐसे ही मुझे बताया, अरे मनीषा ये लोग आ रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं फेस्टिवल का, ज़रा देख लो क्या है। तो आई वॉज 16 देन, तो मैं क्या देखने वाली थी। तो मैंने गोपी जी को बोला, जैसे गोपी जी आप कहें कब है फेस्टिवल। इतना तो मैंने पूछा कि मेरे अब स्टडीज़ वगैरह कुछ एग्ज़ाम्स बीच में आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं था और ये कंफर्टेबली मैं करने लगी। और ऐसे था कि एक जो आर्टिस्ट का और एक डेलीगेशन था वो दिल्ली से ज्वाइन होने वाला था और मुंबई से एज ए डांसर मैं अकेले जाने वाली थी। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली गई। तो फिर एक 7 या 8 लोगों का मेल आर्टिस्ट का ग्रुप वहाँ पे मुझे मिला एयरपोर्ट पे, और हम सब लोग ने बस गए विमान में। तो वहाँ पे जैसे कि हम सेट होते हैं, मुझे बताया गया, एक उनमें से कोई सीनियर आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मनीषा, अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ये इतने सारे जो मेल आर्टिस्ट हैं वो क्या क्या बजाते हैं, तो किसी के भी तरफ हाथ करके कहो कि ये सितार बजाते हैं, ये गाना गाते हैं और ये तबला बजाते हैं। तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने बोला ऐसे क्यों कह रहे हैं, किसी के भी तरफ हाथ उठा के, यानी कि अगर किसी को बताया गया कि बजाओ तबला तो ये कैसे होने वाला है। तो मैं ही खुद आश्चर्य में पड़ गई कि ये ऐसे कैसे होगा। तो मुझे पता चला कि उनमें से कोई आर्टिस्ट था ही नहीं, लेकिन वो इस कैंप के लिए ऑफिशियल डेलीगेशन करके आ रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छा, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। और वहाँ जाने के बाद ऐसे ही होता था कि हफ्ते में 2 बार एक कंट्री के 4-5 कंट्रीज़ का इकट्ठा 2 या 2.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन ये सारा जो ग्रुप था वो अपना साइट सीइंग में ही लगा रहता था, तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं था कि मनीषा का प्रोग्राम कब है, कहाँ है, वो कैसे जाएगी। चाहे कैंप की बस है, लेकिन इकट्ठा जाना इकट्ठा आना तो स्वाभाविक है ना, बनता है। लेकिन मैं बहुत लकी थी कि एक टर्किश ग्रुप था और उन लड़कियों के साथ मेरा आना जाना बिल्कुल तय हुआ था। तो वहाँ जाके मैं अपना टेप रिकॉर्डर एडजस्ट करना सीख गई, अपनी तैयार होने लगी। मेरे लिए फुट माइक, स्टैंडिंग माइक, ये सब मैंने करना शुरू किया कि सब तैयारी करके फिर मैं अपना प्रोग्राम करती थी। और फिर बाद में जाने के वक्त देखती थी तो ये सारा पूरा ग्रुप था वहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, तालियां बजाने के लिए तो ये लोग हैं, अच्छी बात है। तो मैं अपने को ऐसे समझती थी कि अच्छा, फिर भी हम ग्रुप थे। लेकिन इसमें जो आपने कहा ना मीठी खट्टी बातें, तो थोड़ी कड़वाहट की तरह जाने वाली भी बात है। ऐसे था कि पूरे 15 दिन के कैंप में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उनको आल्प्स के कहीं नज़दीक या थोड़ी ऊंचाई पे एक स्टेज जैसे है और वहाँ करने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। तो कैंप डायरेक्टर ने पूरे हमारे डेलीगेशन को बोला और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए और कहा कि मनीषा, वी आर सो वेरी ज़ैप एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर दिस कॉन्सर्ट। तो लेकिन ये हमारे साथ जो और सारे कलाकार थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके कॉलेज का झमेला है, वो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि वो मेरे टिकट के मेरे जाने के दिन के 3 दिन के बाद होने वाला था। तो मैं कह रही हूँ इनको कि नहीं, मैं कॉलेज में कुछ भी एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये करना है। और ऐसे था उसमें कि और सारे कैंप मेंबर्स के लिए वो हाइकिंग था,
और जो डांसर्स या जो सिर्फ परफॉर्मर्स हैं उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ ले जाने Land वाले करना थे। चाहते थे। तो ये बहुत कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस Opportunity होने और वाला था। experience होने वाला था। तो ये सब वो लोगों ने कहा कि ये नहीं, इसको जाना है। तो मैं बार बार कह रही हूँ उनको, लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो बाहर आके जब उन्होंने कहा, अरे पगली, तुझे पता नहीं है, हम लोग का टिकट भी तुम्हारे साथ है, लेकिन हम लोग का इंडिया जाने के लिए नहीं, हम लोग यूरोप देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जाती तो बोले कि फिर डेलीगेशन इकट्ठा आया, इकट्ठा गया, कैसे होगा। तो मेरा वो चांस गया। ये थोड़ी कड़वाहट मेरे मन में बहुत है, क्योंकि देखो ऐसे है ना कि एक तो हेलीकॉप्टर से जाना है, एक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर तुम्हें कोई कहता है, और तीसरी बात ये है कि आल्प्स के नज़दीक या थोड़ा ऊंचाई पे जाके थोड़ा स्टेज है वो देखना है, उस पे कॉन्सर्ट करना है, परफॉर्म बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई। तो खैर हो, जो हुआ सो हुआ। इस मोड़ पर आपने एक बात कही है कि आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये शिक्षा देती हैं कि डांसर कम ज़्यादा बन जाओ, लेकिन एक हाँ, इंसान हाँ, पूरी तरह से अच्छा हाँ, बनो। हाँ। तो ये है ना, वो मेरे विद्यालय के पहले साल से ही शुरू हुआ। जैसे कि 7 लड़कियों को इकट्ठा नचाना है, तो एक लड़की को कहा जा रहा है कि इसके पीछे तुमने खड़ी रहना है। तो दूसरी लड़की अगर कहती है कि नहीं, मैं ठीक तरह से खड़ी हूँ, तो उनके बीच में जो तनाव एक है, नॉट ओनली तनाव, लेकिन रिएक्शन है, इंटरैक्शन, इंटरेक्शन। हाँ, वो मैंने सोचा कि ये डेवलप करना चाहिए। तो हाँ। बच्चों को बार बार बताती गई, चाहे वो पहली लड़की कहाँ भी गलत हो, तुम्हें क्या बताया गया है कि उस लड़की के पीछे खड़ा रहना, तो तुमने उस लड़की के पीछे ही खड़ा रहना है। बाद में जब रिहर्सल ख़त्म होती है, मेरा सिखाना ख़त्म होता है, तब उसको तुमने बताना है कि तुम या तो राइट साइड को या तो लेफ्ट साइड को ज़्यादा खड़ी थी, तुमने सेंटर छोड़ के तुम खड़ी थी, ये बाद में बताना है। लेकिन वहाँ खड़े रह के कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मैं करेक्ट हूँ। जिसको फॉलो करने के लिए कहा गया है उसी को फॉलो करना है। तो इससे एक बात ज़्यादा मेरे समझ में आई कि बच्चों को ये सीख मिलती है कि सबॉर्डिनेशन सीखना मिलता है, किसी के अंडर काम करना या किसी के हाँ में हाँ मिलाना सीखने को मिलता है, और केयरिंग नेचर बढ़ता है इससे। कि जैसे कि ये बात वो पहली लड़की को पता होती है कि ये मैं राइट साइड को थी, इसलिए उसको इतना सुनना पड़ा था इसे, तो अगले बार शी विल मेक इट अ पॉइंट टू स्टैंड द ऑन द करेक्ट स्पॉट वेयर शी हैड बीन टोल्ड। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि इससे शायद मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंटरैक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके जब कोरियोग्राफी शुरू हुए 83-85 से, तो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ इंटरैक्शन से काम नहीं चलेगा, हाँ। चाहिए इन सब लोगों में केयरिंग के साथ भी अफेक्शन, ताकि अगर एक दूसरे के लिए प्यार है और यूनिटी है, तो ही वो कोरियोग्राफी एक कोरियोग्राफी करके, यानी कि ऐसे एकजुट करके दिखाते हुए प्रस्तुत होती है। नहीं तो अगर 6 लोग डांस कर रहे हैं तो हम आज भी कई बार देखते हैं वो 6 सोलोस चलते रहते हैं। तो 6 सोलोस मेरे हिसाब से नहीं बनने चाहिए, वो एक ही सोलो दिखाई देना चाहिए, चाहे 6 लड़कियां करें चाहे 20 लड़कियां करें, एकजुट होकर। वो एकजुट यानी कि वो जो सब एकतानता है, ना सिर्फ शारीरिक एकतानता, वो मानसिक एकतानता जो है उसको भी मैं महत्व देती हूँ, और वो सबके पास नहीं होती है, तो सबको बतानी भी पड़ती है। शायद यही कारण है कि बहुत कम ड्यूरेशन में आप अपनी ट्रूप को फॉरेन टूर्स ले जाना आपने शुरू किया, और आपकी सबसे पहली 87 की टूर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और आपका ये प्रोडक्शन का सिलसिला कैसा जारी रहा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। 87 में मेरे बच्चे वैसे काफ़ी बड़े हो चुके थे, और फिर मेरे मन में कहीं था कि मैं 69 के बाद कहीं भी फॉरेन नहीं गई हूँ, आउट ऑफ इंडिया नहीं गई हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ मैंने ही करना चाहिए। तो मैंने करीबन 50 ऑर्गेनाइजेशंस को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखा कि मैं आना चाहती हूँ,
रेम्यूनरेशन की बात आप मत सोचिए, लेकिन हमारा ग्रुप 8 लोगों का है। मैं राजस के बिना तो जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब 100% सब सपोर्ट उनका ही था। मेंटल सपोर्ट की बात मैं कर रही हूँ। तो मेरे 2 बच्चे, राजस, मैं, हम लोग 4, और मेरी 4 स्टूडेंट्स, सीमा और वैशाली साठे करके, और एक बहनें थी जो बहुत अच्छी तरह से पहले से ऋतुचक्र में थी, तो और पूनम और मंजिरी, ये 4 लड़कियां और हम 4 फैमिली मेम्बर्स, ऐसे हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप था। तो इसकी भी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग ने सुना था कि कई एयरलाइंस कंसेशन देती है, और अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट की अच्छी तरह से तो तुम्हें फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि टिकट फ्री देती है। तो हमने हर तरह लिखा, हर तरह अप्रोच किया, तो कहीं से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन पूना में एक मेरी बहन है, डॉक्टर मिसेस पुरंदरे और डॉक्टर पुरंदरे, ये दोनों ने सीखा कि ये दोनों ने मुझे बताया कि एयर इंडिया में एक जो पीआरओ है वो हमारे बहुत पहचान के हैं, तो हो सकता है हम उनसे कम से कम हम उनसे मिले और जो तुम्हारे मन में है वो तो बताएं। तो हमने पूना से उनको फ़ोन किया। तब उस ज़माने में ना ट्रंक कॉल करना पड़ता था, तो ट्रंक कॉल पे बोला कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए। तो उन्होंने एक दिन 9 बजे एयर इंडिया के ऑफिस में हमें बुलाया। तो हम लोग बस अगले इवनिंग ही मेरी बहन के यहाँ गए, डॉक्टर पुरंदरे के यहाँ। वो रहते हैं बिल्कुल चरनी रोड चौपाटी के सामने। तो अगले रात यानी कि एक दिन पहले रात में उनका फ़ोन आया, जो पीआरओ थे, कि देखो मैं 5:30 बजे डॉक्टर पुरंदरे के यहाँ से बिल्कुल एंड तक, चर्च गेट तक, सी शोर पे मेरा वॉक रहता है। अगर तुम लोग मेरे साथ आए और अगर तुमने मुझे बताया कि क्या तुम्हारी आइडिया है, तो शायद मैं कुछ और सोच सकूंगा 9 बजे तक की मीटिंग से पहले। तो 5:30 बजे हम लोग, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 5:30 बजे हम लोग उठ के बिल्कुल शूज़ वगैरह पहन के, क्योंकि वॉक पे जाना था, तो बस वैसे ही वॉक के लिए चले गए उनके साथ। और वो सीरियसली वो वॉक ले रहे थे। मुझे तो वॉक लेने की बिल्कुल आदत नहीं थी, तो राजस बिल्कुल उनके साथ, ना ही डॉक्टर पुरंदरे इतना फास्ट चल रहे थे, ना मेरी बहन, ना मैं, हम तीनों आराम से पीछे जा रहे थे। और जो भी कुछ कहना था वो राजस ने उन्होंने बताया। कितना 45 मिनट्स वन वे वॉक, 45 मिनट्स वापस आए। ये सुबह 5:30 बजे की बात मैं कह रही हूँ। तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ। तो मैंने उनको बोला कि अभी 9 बजे आना है आपके यहाँ, तो हम लोग पहुँच जाते हैं। तो देखो भगवान की कृपा कैसे होती है। अरे अभी आने की ज़रूरत नहीं है, बोले देखो मैं तुम्हारे 2 बच्चों को फ्री टिकट देता हूँ, और जो टिकट उस ज़माने में शायद 17,000 का था, वो सब आप 6 लोगों के लिए 13,000 में देता हूँ। तो हमारा काम हो गया। बच्चों का टिकट फ्री हो गया, आना जाना। ये भगवान की कृपा है। बिल्कुल। तो इस तरह से पहले ये निकलना यहाँ से सक्सेसफुल रहा। और जो भी खत लिखे थे हमने, उसमें से हमें 9 प्रोग्राम्स मिल गए। और हमने वहाँ पे लिखा था कि हमें आपने पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, या तो एयरपोर्ट या तो एमट्रैक स्टेशन। नहीं, उस ज़माने में एमट्रैक का भी हम नहीं गए थे, उसके बाद बहुत बार गए एमट्रैक से भी। हम ग्रे हाउंड करके एक बस हुआ करती थी, तो हमने बोला कि ग्रे हाउंड स्टेशन तक आपने हमें पिकअप करना है और छोड़ना है, और ऑफ कोर्स लोकल हॉस्पिटैलिटी विल बी ऑन यू। सब लोगों ने हाँ कहा। उस ज़माने में जीपीएस वगैरह नहीं था, तो उन लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि उन लोगों को पता ही नहीं था ग्रे हाउंड स्टेशन कहाँ है। तो हर कोई आने से पहले बस ये हो गया, वेलकम किया हमें, तो पूछते हैं ये ग्रे हाउंड स्टेशन ढूंढने में हमें इतनी तकलीफ हुई। ये सेंटेंस हमने हर होस्ट के मुंह से सुना। लेकिन हमने ग्रे हाउंड से प्रवास किया पूरा अमेरिका। उस टाइम हम वेस्ट कोस्ट नहीं जा सके क्योंकि अफोर्डेबल नहीं था 8 जनों का जाना वहाँ, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे हमने 9 प्रोग्राम किए। ये इन प्रोग्राम्स हमारे 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक थे। क्या बात है। तो मेरा सोलो और मेरा ताल ये पहले होता था,
सोलो में। फिर उसके बाद बच्चों का कुछ आइटम होता था, एक ग्रुप कोरियोग्राफी जिसमें कुछ अभिनय का है। फिर शांभवी और मेरा एक ड्यूएट होता था। फिर मेरा एक तब से जो चला रहा है आइटम नायिका नायिका, भेद। बिल्कुल। तो मैं उस ज़माने में 4 नायिका करती थी, जैसे गोपी जी करते थे, सीधी, घमंडी, चंचल और शर्मिली भी। तो ये नायिका भेद होता था। और फिर बच्चों का होरी, जो जिसकी हम बात करते थे, ये होरी का होता था, चाहे मराठी में है। तो जहाँ जहाँ मराठी ऑडियंस के लिए किया उन्होंने तो बहुत आनंद उठाया, और लोगों ने भी आनंद उठाया क्योंकि वो सारे फेस्टिवल्स चाहे मराठी थे लेकिन वो भारतीय थे। बिल्कुल। सब भारत जानता था उस फेस्टिवल्स को और उन ऋतुओं को भी। अगले एपिसोड में हम एक अलग एरिया में एंटर कर रहे हैं और वो है कोरियोग्राफी, संरचना के पूरे एरिया में। और इस तहत वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है विज्ञान और नृत्य, इन दोनों का मिलन किस तरह मनीषा जी ने अपने प्रोडक्शंस के द्वारा हासिल किया, तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डांस। सो कीप वॉचिंग आर्ट स्टोरीज।